हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सितंबर असाइनमेंट कक्षा 12वीं हिंदी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी सितंबर की असाइनमेंट आ गई है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम्स की, और इस वीडियो का हमारा कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको असाइनमेंट में आंसर कैसे लिखने हैं ताकि आपके फुल मार्क्स आए। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए और PDF के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कल तक सभी सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट के आंसर है अपलोड कर देंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, इसमें असाइनमेंट में आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है जो किसंदा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर के लिए है। तो ये आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज का लिखना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि आपको इसमें क्या क्या लाइन लिखनी है, क्योंकि ये जो है आपकी गाइड से नहीं आया है। तो इसमें सबसे पहले आप यशोधर बाबू के बारे में लिखेंगे कि जब यशोधर बाबू गांव से दिल्ली आए थे तो सबसे पहले किसंदा ने ही उनकी सहायता की थी। किसंदा ने यशोधर पंत को मेज़ का रसोइया बनाकर रख लिया था। तब तक यशोधर जी की उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। किसंदा ने यशोधर बाबू को 50 रुपये उधार भी दिए थे, जिससे वे अपने गांव भेज सके और कुछ कपड़े बनवा सके। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को 2 पैराग्राफ में लिखना है। तो ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा, और दूसरा पैराग्राफ भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा लंबे क्वेश्चन होते हैं उनको आपको ऐसे ही इकट्ठे नहीं लिखना है, पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ आ गया कि इस प्रकार, ऐसा थोड़ी सी लाइन छोड़ के आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, तो तभी आपको असाइनमेंट में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ऐसे ही लिखना है, और साथ में आप अपने सब्जेक्ट भी कमेंट करके बताएं कि आपको किस किस सब्जेक्ट की असाइनमेंट चाहिए, ताकि हम उसकी ही जल्दी से अपलोड कर सकें। तो देखिए, सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है, इस प्रकार किसंदा के साथ यशोधर बाबू भी उनकी तरह सिद्धांतवादी बन गए। मेरा विचार है कि लास्ट में आपको अपने विचार लिखने हैं, क्योंकि यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और सभी आंसर्स के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। 1 से लेकर 5 तक के हमने सभी आंसर्स बताए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। 8, 400, 400, 400। तो फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने नंबर में आपको 8, 400, 400, 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है असाइनमेंट का। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है इस पंक्ति दे रखी है आपको, और उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, उषा का दृश्य कैसा लग रहा है। तो ये 2 नंबर के हिसाब से लिखना है आपको। तो उषा का जो दृश्य है वो बड़ा मनमोहक लग रहा है। प्रातःकालीन सूर्योदय हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह नीले सरोवर में स्नान करके निकला हो। सूर्य लाल रंग का पक्षी है जो नीले आकाश के तारों को चुपकर खा जाता है। धीरे धीरे यह सूर्य आकाश के मध्य विराजमान हो जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है, तो ये भी 2 नंबर के लिए है कि उषा का जादू किस प्रकार टूटता है। तो इसमें आपको लिखना है कि सूर्योदय के कारण उषा का अलौकिक रंग रूप टूटने लगता है। तो यहाँ पे कारण बता दें कि किस कारण टूटता है। सूर्योदय से पहले प्रातःकालीन प्रकृति क्षण क्षण में परिवर्तित होते हुए दिखाई देती है। लालिमा पूर्व दिशा में फैलने लगती है। तो इस प्रकार जो है उषा का अद्वितीय रूप सौंदर्य लुप्त हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और आकाश में सूर्य का प्रकाश फैलने लगता है। तो ये हो गया आपका 2 नंबर के हिसाब से। और इसी में सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपका कि नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है। तो देखिए, नीले जल का जो शब्द है वो नीले आकाश के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि नीला जल क्या है, आकाश है, नीला आकाश, और जिसमें झिलमिलाती देह हिल रही है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे थे इस जो काव्यांश के, तो हमने तीनों के आंसर दे दिए हैं। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। जो पहला, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था वो 2-2 नंबर का था, और ये तीसरा वाला ये 1 नंबर के लिए था। तो 5 नंबर का हो गया पूरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका 3 नंबर के लिए पूछा गया है। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया, इसके बारे में आपको 3 तर्क देने हैं। तो इसका आंसर ये वाला राइट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी ठीक कर सकते हैं, और मैं एक बार इसको बोल देती हूँ ताकि आप यही वर्ड लिख सकें। तो जीजी का कहना था कि देवता से कुछ पाने के लिए हमें कुछ दान और त्याग करना पड़ता है। किसान भी 30-40 मन अनाज पाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूँ की बुआई करता है, तब कहीं उसका खेत हरा भरा होकर लहराता है।
इंद्र सेना लोगों को यही प्रेरणा देती है कि वे इंद्र देवता को अर्घ्य चढ़ाएं। यदि लोग भगवान इंद्र को पानी को दान करेंगे तो वे भी झमाझम वर्षा करेंगे। अतः इंद्र सेना एक प्रकार से वर्षा की बुआई कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर के लिए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध है। कवि कल्पना की उड़ान द्वारा नए नए भावों की अभिव्यंजना करता है, परंतु कवि की उड़ान पक्षियों की उड़ान से अधिक ऊंची होती है। उसकी उड़ान अनंत तथा असीम होती है। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध और रंग को चारों ओर फैलाता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के भावों के आनंद को सभी पाठकों में बांटता है। कवि की कविता सभी पाठकों को आनंदभूति प्रदान करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको सभी जो सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चारों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो पित्त पत्रकारिता किसे कहते हैं? पित्त पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो ये पितृ पत्रकारिता का अर्थ हो गया 1 नंबर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के 2 प्रकारों के नाम बताइए। वॉचडॉग पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता। तो आधे नंबर की हो गई दोनों। यहाँ पे आपको इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर इसका मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। ठीक है, तो ये वॉचडॉग पत्रकारिता का अर्थ हो गया। और उसके बाद दूसरी है खेल पत्रकारिता। तो बहुत सारी पत्रकारिता के प्रकार है, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, फिर ये दोनों भी सेम लिख सकते हैं। खेल से जुड़ी पत्रकारिता को खेल पत्रकारिता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं? तो ये भी 1 नंबर के लिए है। स्वतंत्र पत्रकार का किसी विशेष समाचार संगठन से संबंध नहीं होता। वह अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखता है और बदले में कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो इसको फ्रीलांसर पत्रकार भी कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र पत्रकार को। उसके नेक्स्ट है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता समय के साथ साथ ही समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है। तो स्टूडेंट, ये आपके असाइनमेंट के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो डाउट है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सके, जिससे सभी बच्चों के असाइनमेंट टाइम पे हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।